कहानी की शुरुआत एक राजा और रानी से होती है जो लॉन्ग ट्रेलस नाम के राज्य पर राज करते हैं। शुरुआत में उनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि रानी एक अजीब बीमारी से जूझ रही है, जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये बात रानी को हमेशा दुखी रखती है। उसकी मदद के लिए राजा पूरे राज्य से सबसे कुशल डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाता है, लेकिन उनमें से कोई भी रानी की बीमारी का पता नहीं लगा पाता। अपनी कोशिशों के बावजूद राजा रानी का दुख दूर करना चाहता है। एक दिन वो महल में किसी सर्कस के कलाकारों को बुलाकर मनोरंजन का इंतजाम करता है, लेकिन रानी जब एक गर्भवती कलाकार को देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने कमरे में चीज़ें तोड़ने लगती है। रानी की परेशानी देखकर राजा वादा करता है कि वो उसकी समस्या दूर करने के लिए कुछ भी करेगा। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी जादूगर आता है और दावा करता है कि वो रानी को बच्चा पैदा करने में मदद कर सकता है। हालांकि राजा को शक होता है, लेकिन वो जादूगर की बात सुनता है। जादूगर कहता है कि अगर राजा पूरी मेहनत करे तो रानी मां बन सकती है। राजा वादा करता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसे खुद को कितना भी जोर लगाना पड़े। जादूगर कहता है कि उसे बहुत अनुभव है और उसे प्रकृति के बारे में बहुत कुछ पता है। वो बताता है कि प्रकृति को संतुलन में रहना ज़रूरी है और अगर राजा कुछ लेना चाहता है तो उसे कुछ देना भी पड़ेगा। हालांकि जादूगर की बातें थोड़ी अजीब हैं, लेकिन राजा और रानी उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। तो जादूगर अपनी योजना बताता है। राजा को समुद्र से एक राक्षस को पकड़ना होगा और उसका दिल रानी की बीमारी को ठीक कर देगा। फिर किसी कुंवारी लड़की को उस दिल को साफ करके तैयार करना होगा और रानी को वो खाना होगा। ऐसा करने से रानी माँ बन पाएगी। राजा ये सब सुनकर समुद्री राक्षस को पकड़ने का मौका पाकर खुश हो जाता है। वो अगले ही दिन राक्षस की खोज में निकल पड़ता है। वो उसे एक नदी में ढूंढ निकालता है और जब वो सो रहा होता है तो चुपके से उस पर हमला कर देता है। वो राक्षस को मार डालने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। वह वापस नहीं लौट पाता, लेकिन जाने से पहले वो राक्षस का दिल निकाल लेता है। रानी महल वापस लौटती है और दिल को एक कपड़े के नीचे छिपा लेती है। उन्हें एक दासी मिलती है जो अविवाहित और पवित्र होती है और उसे दिल को तैयार करने का काम सौंपा जाता है। जब दासी खाना बना रही होती है तो उसे कुछ अजीब लगता है और वो अचानक से गर्भवती हो जाती है। जल्द ही रानी राक्षस का दिल खा लेती है और वो भी गर्भवती हो जाती है। देखते ही देखते दासी और रानी दोनों एक ही समय में बच्चों को जन्म देती हैं। दोनों लड़के लगभग एक ही उम्र के दिखते हैं। रानी के बेटे का नाम इलियास है, जबकि दासी के बेटे का नाम जोना है। कहानी 16 साल आगे बढ़ती है और अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। रानी अपने बेटे इलियास के साथ जीवन में खुशी ढूंढती है, यह विश्वास करते हुए कि उसे दूसरे मौके का आशीर्वाद मिला है। लेकिन ये दोनों बच्चे जो एक ही दिन पैदा हुए हैं और जुड़वां बच्चों जैसे दिखते हैं, वो कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। उनके सफ़ेद बाल उन्हें समुद्री राक्षस से जुड़े होने का संकेत देते हैं। इसके बावजूद वो एक गहरा बंधन साझा करते हैं और एक दूसरे को अपना करीबी दोस्त मानते हैं। हालांकि रानी उनकी दोस्ती को मंजूरी नहीं देती है। वो इलियास को बताती है कि एक राजकुमार के रूप में वो दासी के बेटे जोना से दोस्ती नहीं कर सकता, लेकिन इलियास अपनी माँ की बात नहीं मानता और जोना से मिलना जारी रखता है। बाद में पता चलता है कि ये बच्चे अनोखे तरीके से पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। एक अन्य दृश्य में रानी दासी को चेतावनी देती है कि अगर वो इलियास को जोना से मिलने से नहीं रोकती है तो उन्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वे ध्यान नहीं देते और गुप्त रूप से मिलते रहते हैं। चीज़ें तब बढ़ जाती हैं जब जोना एक दिन इलियास के कपड़े पहनकर रानी से मिलने जाता है। जब रानी को सच्चाई पता चलती है तो वो जोना को भगाने का फैसला करती है। इलियास हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर जोना कुछ अप्रत्याशित करता है। वो अपने चाकू से एक पेड़ काटता है और उसमें से पानी निकलता है। वो इलियास को बताता है कि जब तक पानी साफ रहेगा वो सुरक्षित है,
लेकिन अगर वो लाल हो जाए तो उसकी जान को खतरा है। इन शब्दों के साथ वो चला जाता है। इलियास नियमित रूप से पानी की जांच करता है और एक दिन यह लाल हो जाता है, जो मुसीबत का संकेत देता है। जूना को ढूंढने के लिए इलियास बिना अपनी मां को बताए राज्य से बाहर निकल जाता है। लंबी खोज के बाद इलियास आखिरकार जूना के घर का पता लगा लेता है। वहां उसे पता चलता है कि जूना ने एक जवान लड़की के साथ शादी कर ली है। लोग उसे जूना के रूप में पहचानते हैं क्योंकि वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। फिर इलियास को पता चलता है कि जूना 5 दिन पहले जंगल में गया था और वापस नहीं आया। इसलिए इलियास उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जबकि उसकी मां तेजी से परेशान होती जाती है और कोई चारा न होने के कारण वह फिर से जादूगरनी के पास जाती है। जूना की वापसी के लिए एक जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी। रानी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाती है। इस बीच जूना को एक गुफा में घायल अवस्था में देखा जाता है। एक उड़ने वाला जीव उस पर हमला करता है। उसकी चीख सुनकर इलियास उसकी मदद के लिए दौड़ता है और जीव का वध कर देता है। इलियास को नहीं पता होता है कि यह जीव वास्तव में उसकी मां है, जो सहमति से हुई अदला बदली को पूरा कर रही है। एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी। पहली कहानी के अंतिम दृश्य में इलियास सिंहासन ग्रहण करता है और कहानी समाप्त हो जाती है। फिर दूसरी कहानी सामने आती है, जिसमें राजा और 2 बूढ़ी औरतें ईमा और डोरा शामिल हैं। राजा एक व्यभिचारी व्यक्ति है जो हमेशा महिलाओं से घिरा रहता है और हमेशा शराब के नशे में रहता है। फिर भी उसे अपनी रानी नहीं मिली है। इसके बावजूद उसके पास किसी को भी शादी करने की शक्ति और धन है। पास ही महल में रहने वाली 2 बुजुर्ग बहनें डोरा और ईमा आती हैं। डोरा चालाक और स्वार्थी है, जबकि ईमा ईमानदार है। वे शायद ही कभी बाहर निकलती हैं और अविवाहित रहती हैं, अकेले मरने के लिए नियत हैं। हालांकि उनकी आवाज़ें उल्लेखनीय रूप से युवा और सुखद लगती हैं। एक सुबह राजा डोरा को गाते हुए सुनता है और तुरंत ही मोहित हो जाता है। वह उससे मिलने का फैसला करता है। जब वह उनके दरवाजे पर पहुंचता है तो बहनें घबरा जाती हैं। राजा की उनकी दिखावट पर प्रतिक्रिया से डरती है। कुछ सोचने के बाद वे एक योजना बनाती हैं और डोरा राजा को 1 हफ्ते में वापस आने के लिए कहती है। निम्न दृश्य में बहनें अपने हाथों को फिर से जवान बनाने और उन्हें जवां और आकर्षक बनाने के लिए बहुत प्रयास करती हैं। डोरा अपने हाथों को जड़ी बूटियों से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन वे अभी भी एक बूढ़े व्यक्ति के हाथों से मिलते जुलते हैं। इसके विपरीत ईमा कई दिनों से अपनी उंगलियां चूस रही हैं और नतीजतन वे आज काफ़ी ताज़ा और जवां दिख रही हैं। 1 हफ्ता बीत जाता है और राजा के आने का दिन होता है। जब राजा आता है तो डोरा अपने हाथ की बजाय ईमा का हाथ पेश करती है। अब राजा भावनाओं से अभिभूत हो जाता है और मानता है कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। हालांकि बहनों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि अगर राजा उनके धोखे को उजागर कर देता है तो वह उन्हें कड़ी सज़ा दे सकता है। बहुत विचार करने के बाद डोरा एक शर्त रखती है। वह केवल राजा के साथ तभी सोएगी जब चारों तरफ अंधेरा हो, और राजा सहमत हो जाता है। इस कहानी में ईमा डोरा के शरीर को चिपकाने के लिए गोंद लगाती है ताकि वो जवान लगे। आधी रात को महल अंधेरे में डूबा होता है और एक मंदिर का रक्षक डोरा को लेने आता है। राजा रात डोरा के साथ बिताता है, पर सुबह उसे पता चलता है कि वो एक बूढ़ी और बदसूरत औरत के साथ रहा। गुस्से में वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि डोरा को खिड़की से बाहर फेंक दें। गनीमत रही कि डोरा बच जाती है। जंगल में डोरा का सामना एक जादूगरनी से होता है, जो उसे अपनी शक्तियों से एक खूबसूरत जवान लड़की में बदल देती है। अगले दिन राजा जंगल में शिकार करने जाता है और जवान डोरा को देखते ही उससे प्यार कर बैठता है। वो उसे महल वापस लाता है और रानी बनाने का फैसला करता है। डोरा अपने जवान रूप में हैरान तो होती है, पर उसे अपनी बहन ईमा की याद आती है। वो शादी में ईमा को बुलाती है। हालांकि ईमा को डोरा का नया रूप यकीन नहीं होता। जब ईमा डोरा से पूछती है कि वो जवान कैसे हुई, तो डोरा मजाक में कहती है कि उसने अपना पुराना चमड़ा उतार फेंका।
पर ईमा उस पर यकीन कर लेती है और एक लोहार के पास जाकर अपना चमड़ा उतरवाने के लिए अपना हार दे देती है। लोहार तो और भी मूर्ख निकलता है। वो ईमा को जंगल ले जाकर पेड़ से बांध देता है और उसका सारा चमड़ा उतार देता है। इसके बाद ईमा कमज़ोर होकर महल वापस आती है और जल्द ही मर जाती है। उधर डोरा को जवान बनाने वाला जादू खत्म हो जाता है और वो फिर से बूढ़ी होने लगती है। ये समझते हुए वो महल से भाग जाती है। कहानी अब एक और राजा पर आती है जो बहुत अजीब है। उसने सालों पहले अपनी रानी खो दी थी। उसकी एक बेटी वायलेट है, पर वो उसकी कभी परवाह नहीं करता। एक दिन राजा के हाथ पर एक खून चूसने वाला कीड़ा लग जाता है। वो उसे मारने की बजाय उसे अपना खून पीने देता है। वो उसे पालतू बना लेता है और रोज़ खून पीने देता है। ये कीड़ा इतना बड़ा हो जाता है। इस बीच राजा की बेटी वायलेट प्यार की उम्मीद करती रहती है, पर उसका बाप सिर्फ अपने कीड़े में व्यस्त रहता है। लेकिन जब कीड़ा बीमार होकर मर जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। राजा इस घटना से बहुत दुखी हुआ। वो उस परजीवी का चमड़ा हटा देता है और अपनी बेटी से कहता है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। वो एक प्रतियोगिता रखने का फैसला करता है और जो जीतेगा वो उससे शादी करेगा। वायलेट खुशी और मायूसी के बीच झूलती है क्योंकि वो खुद अपना हमसफर चुनना चाहती थी। प्रतियोगिता की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। राजा उस परजीवी का चमड़ा दिखाता है और ये घोषणा करता है कि जो भी इस कीड़े का नाम सही बताएगा वही जीतेगा। बहुत से लोग कोशिश करते हैं लेकिन हार जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा कीड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। अचानक एक अजीब ऑगर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आता है। राजा ना चाहते हुए भी उसे मंजूरी दे देता है। ऑगर उस चमड़े को सूंघता है और सही जवाब देता है, जिससे वायलेट पूरी तरह टूट जाती है। दुखी होकर वायलेट अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे रोक लेता है और अपने वादे की याद दिलाता है। कोई और चारा न होने के कारण वायलेट मजबूर होकर उस ऑगर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दृश्य में ऑगर वायलेट को पहाड़ों पर ले जाता है, जहां वो कई दिनों तक रोती रहती है। एक दिन जब वो शिकार पर होता है तो वायलेट को पास की पहाड़ी पर एक और महिला दिखाई देती है। वो मदद के लिए उसे गुहार लगाती है और उसे पूरी स्थिति बता देती है। वह दूसरी महिला वायलेट की हालत देखकर उसका दुख समझती है और अगले दिन मदद के लिए आने का वादा करती है। अपने परिवार के साथ वो वायलेट को बचाने के लिए वहां पहुंचती है। जैसे ही वो नदी पार कर रहे होते हैं, ऑगर वहां आ जाता है, लेकिन वो लोग रस्सी काटने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे ऑगर नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद ऑगर उस परिवार को ढूंढ निकालता है और उन्हें एक एक करके मार डालता है। फिर वो वायलेट का पीछा एक गुफा में करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वायलेट दिखावा करती है कि वो डर गई है, लेकिन जैसे ही ऑगर का ध्यान हटता है, वो चाकू से उसका काम तमाम कर देती है। बाद के दृश्य में वायलेट महल वापस लौटती है और ऑगर का सिर सबके सामने लाकर रख देती है। आंसू भरी आंखों से वो कहती है, ये वो पति है जिसे आपने मंजूरी दी थी। ये बात राजा को बहुत प्रभावित करती है और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। अंत में वायलेट राज्य की रानी के रूप में गद्दी पर बैठती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।